आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज के लेक्चर में हम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 4। ये चैप्टर दो टॉपिक्स को डील करता है, एक फ्री कंसेंट और दूसरा वॉइड एग्रीमेंट। फ्री कंसेंट और वॉइड एग्रीमेंट, पहले हम फ्री कंसेंट का टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बेसिक हम पढ़ चुके हैं, दोनों के बारे में बेसिक हम पढ़ चुके हैं। फ्री कंसेंट हमने एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ा था कि फ्री कंसेंट होना लाजमी है, और मैंने आपको बताया था कि अगर फ्री कंसेंट ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। और वॉइड एग्रीमेंट के बारे में भी हमने स्टडी किया लिस्ट को, कि कुछ एग्रीमेंट्स वाइड होते हैं, जिनमें से एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग, एग्रीमेंट टू डू इलीगल थिंग्स, और इसी तरह कुछ दूसरे एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ ट्रेड, मैरिज वगैरह वगैरह। तो इस चैप्टर में हम इन एग्रीमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, वॉइड एग्रीमेंट्स को, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ लिस्ट पढ़ी है। इनमें से कुछ टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे वॉइड एग्रीमेंट वाले टॉपिक में। और फ्री कंसेंट में याद रखें, हमने स्टडी किया था फ्री कंसेंट किन सिचुएशन में नहीं होती। तो आपको याद है डेफिनेशन में भी 5 चीजें आपको याद करवाई थी, 5 अल्फाज। जब कोर्शन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, और फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो इस सेक्शन में बेसिकली हमने इन्हीं 5 एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करना है। यानी हमारा चैप्टर 4 जो होगा, इसके 2 बड़े हिस्से हैं, एक फ्री कंसेंट और एक वाइड एग्रीमेंट। फ्री कंसेंट वाला टॉपिक आगे खुलेगा 5 हिस्सों में, जिसमें हम जो 5 रीजन होती है फ्री कंसेंट ना होने की, वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद जो वाइड एग्रीमेंट्स है, ये भी मजीद खुलेगा हमारा कंसेप्ट, और इसमें कुछ वाइड एग्रीमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू हुआ इस चैप्टर का। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्री कंसेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्री कंसेंट में। सबसे पहले फ्री कंसेंट से पहले लफ्ज कंसेंट समझना जरूरी है। कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट या इसे समटाइम असेंट, ASSENT के साथ भी हम लॉ में लिखते हैं। कंसेंट का मतलब होता है रजामंदी। ठीक है, फ्री कंसेंट का मतलब होता है बगैर किसी किस्म की जोर जबरदस्ती के। कंसेंट और फ्री कंसेंट को लॉ डिफरेंशिएट करता है। कहते हैं कंसेंट का मतलब है व्हेन टू पर्सन एग्री ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। सेम थिंग इन सेम सेंस, इसे लैटिन में कंसेंसस एड आइडम भी कहते हैं। यानी कंसेंसस का मतलब कंसेंट, एड आइडम का मतलब एज इज, यानी जो सिचुएशंस हैं दोनों पार्टीज का सेम थिंग सेम सेंस में एग्री होना, इसे कहते हैं कंसेंट। कंसेंट और फ्री कंसेंट में फर्क है। लफ्ज कंसेंट और फ्री कंसेंट में फर्क है। कंसेंट का मतलब क्या? सेम चीज सेम। फर्ज कीजिए मेरे पास 2 मोबाइल हैं, एक सैमसंग का एक नोकिया का है, और ये मुझे ऑफर करते हैं, कहते हैं सर आप अपना मोबाइल बेचेंगे। अब मैं समझ रहा हूं कि ये सैमसंग मोबाइल का रेट लगा रहे हैं, जबकि ये नोकिया मोबाइल का रेट लगा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इनकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली 20,000 में। जब मैं मोबाइल लेने आए तो मैंने इनको नोकिया का, मैंने कौन सा एक्सपेक्ट करा? सैमसंग। मैंने इनको सैमसंग का मोबाइल दिया। इन्होंने कहा नहीं सर मैंने तो नोकिया का रेट लगाया था। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो ये समझ रहा था कि आप सैमसंग का मोबाइल खरीद रहे हैं। बताइए हम दोनों में कंसेंट है? कंसेंट का मतलब क्या है? टू एग्री सेम थिंग इन सेम सेंस। हम दोनों में कंसेंट नहीं है। कंसेंट ना हो तो लैक ऑफ सर्टेनिटी की वजह से एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। यानी कंसेंट नहीं है तो लैक, क्योंकि हमने टर्म्स क्लियरली एक दूसरे से एग्री नहीं की, तो अनसर्टेनिटी की वजह से एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। कंसेंट ना होने का इफेक्ट क्या है? वॉइड। ये सिंपल छोटा सा कंसेप्ट था, ये क्लियर? चलिए अब आते हैं अपने मेन कंसेप्ट की तरफ। फ्री कंसेंट क्या होता है? कंसेंट को ही कंसेंसस कहते हैं। वो थोड़ा शायद वो कोई लैटिन वर्ड है, ठीक है, तो उस वजह से वो थोड़ा घुमा फिरा के, आपको पता है इंग्लिश के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो डिराइव हुए लैंग्वेज से। तो कंसेंसस एड आइडम का मतलब ये है कंसेंट होना एज इज। अब फिर इसका फ्री कंसेंट। कंसेंट कब फ्री नहीं होती? ये 5 सिचुएशंस होंगी तो कंसेंट फ्री नहीं है। किसी भी सिचुएशन में इन 5 में से एक चीज भी आ गई तो हम कहेंगे कंसेंट फ्री नहीं है। 5 होना जरूरी नहीं है, एक चीज भी अप्लाई होगी ना किसी सिचुएशन में, तो कंसेंट फ्री नहीं होगी। कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन देयर इज कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक। हम वन बाय वन इन 5 को डिस्कस करेंगे, ये क्या होती हैं, इनकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इन 2 के ऊपर मैं डिस्कशन अपनी रखूंगा, कोercion के ऊपर, अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर।
पहले इन दोनों में बेसिक डिफरेंस रख लेते, बेसिक डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं आपको, कंसेप्ट। मैंने गन पॉइंट रखे और इनसे कहा जी अपनी बाइक मेरे नाम कीजिए, गन पॉइंट पे इनके साथ एग्रीमेंट करवाया, ठीक है, कंसेंट फ्री है? नहीं, ठीक है, पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन, मैं इनका टीचर हूं, ये मेरे स्टूडेंट है, अब गन पॉइंट मैंने इनका नहीं अपने सर पे रखी और कहा भाई बाइक मेरे नाम करते हो क्या? नहीं। फर्स्ट कीजिए भाई रिस्पेक्ट करते हैं, फर्स्ट कीजिए, बताइए क्या ये तैयार हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। दोनों सूरतों में एग्रीमेंट हुआ, दोनों में कंसेंट फ्री नहीं है, नोट किया, दोनों में कंसेंट फ्री नहीं है, एक में इन्हें अपनी जान की फिक्र है, दूसरे में मेरी जान की फिक्र, लेकिन बहरहाल कंसेंट फ्री नहीं है। क्या दोनों केसेस एक जैसे हैं या इनमें फर्क है? इनमें फर्क है। एक केस है कोर्शन, एक है अनड्यू इन्फ्लुएंस। कौन से वाला, पहले वाला केस कौन सा है? कोर्शन, और दूसरा वाला केस कौन सा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। डिफरेंस तो है, एंड में जाके पढ़ना है, लेकिन एक दो चीजें मुझे बताइए, किस में क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व है? कोर्शन में क्रिमिनल एक्टिविटी, और किस में पार्टीज का एक दूसरे पे एक इन्फ्लुएंस होना, रिलेशन होना लाजमी होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में, ठीक है, कोर्शन में कोई रिलेशनशिप होना लाजमी, अनड्यू इन्फ्लुएंस में होना, क्योंकि अगर मेरा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस ही नहीं होगा तो मेरी बात क्यों मानेंगे? कहेंगे सर एक के बजाय दो फायर करें, मेरे को क्या टेंशन है? अगर कोई रिलेशनशिप होगा तो ही वो उस रिलेशनशिप के प्रेशर में आके मेंटली प्रेशर फील करके एग्री करेंगे। तो कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस समझ आ गया आपको? अच्छा, अब ये डिफरेंस, हालांकि दोनों का इफेक्ट सबका सेम है तकरीबन। क्या इफेक्ट है कि जब कंसेंट फ्री नहीं है, ये एग्रीमेंट होता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। लेकिन यहां पे सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर इन सब का इफेक्ट एक ही है, एग्रीमेंट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, तो उसने अलग अलग क्यों किया? अलग, हाँ, ये हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ फर्क तो इसका मतलब है होगा। इसी तरह मैंने कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपको फर्क बताया, तो इसका मतलब है उसने अगर दोनों को अलग-अलग किया तो कुछ ना कुछ फर्क तो होगा, तो बिल्कुल फर्क है, और उसी डिफरेंस को वो केस स्टडी में टेस्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करें, पहले हमने डिस्कशन स्टार्ट की कंसेंट से, कंसेंट से पहुंचे फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में हमने 5 रीजंस देखी जब फ्री कंसेंट नहीं होती, उनमें से आज 2 डिस्कस करनी है। पहले कौन से वाली करें? क्वेश्चन कर लेते हैं। कहते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या? डेफिनेशन, फिर उसका इफेक्ट। डेफिनेशन में क्या कहते हैं? कहते हैं क्वेश्चन का मतलब है ऐसा एक्ट कमिट करना जो कि फॉरबिडन बाय लॉ हो, जो लॉ मना करता है, या दूसरे अल्फाज में जो जुर्म है, जो जुर्म है पाकिस्तान पिनल कोड में, अगर वो एक्ट किया जाए, उस एक्ट के जरिए से एग्रीमेंट किया जाए किसी के साथ, तो वो क्या होगा? क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या? ऐसा एक्ट कमिट करना, कैसा एक्ट कमिट करना जो लॉ मना करता है कि किसी भी इंसान ने नहीं करना, वो एक्ट किया जाए, किस लिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब क्या? ये क्या होगा? क्वेश्चन। समझ आ रही? अच्छा मुझे बताइए, कौन सा एक्ट लॉ कमिट करता है? किसी को जान से मारने का? कौन सा एग्रीमेंट लॉ, कौन सा एक्ट लॉ मना करता है? क्या लॉ मना करता है कि किसी को जान से मारना है? मना करता है ना। ऐसे अगर मैं किसी को जान से मारने की धमकी दूं और फिर उसके साथ एग्रीमेंट किया जाए, क्या ये क्वेश्चन है? लॉ किसी को किडनैप करने से मना करता है? अगर किसी को मैं किडनैप करके एग्रीमेंट करूं, क्वेश्चन है? लॉ किसी की ठुकाई करने से मना करता है? अगर मैं किसी की ठुकाई करके एग्रीमेंट करूं, क्वेश्चन है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। कोई ऐसा काम किया जाए जो लॉ मना करता है, किस लिए किया जाए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा अब जरा सुनिएगा, एक कंसीडरेशन का कंसेप्ट ही रिवाइज कर रहा हूं क्वेश्चन के कंसेप्ट के साथ। ये भाई एक ट्रेडर है, एक भाई ये ताजिर है, ये दोनों मार्केट में ताजिर है। ठीक है, एक पार्टी फॉर एग्जांपल ये है, इस ताजिर की वाकफ, ये बदमाश पार्टी है, और दूसरी बदमाश पार्टी ये है। ठीक है, समझ? 2 ताजिर, दोनों का एक एक बदमाश वाकिफ है, और इन दोनों की फैमिली भी है, फैमिली मेंबर्स भी है। अब कोर्शन कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा हूं? कोर्शन मेन पार्टी भी अप्लाई की कर सकती है, मेन पार्टी के बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर भी कोर्शन अप्लाई कर सकता है, एक कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट क्या? कोर्शन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट पे भी अप्लाई किया जा सकता है और स्ट्रेंजर पे भी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे ये भाई अगर इनको गन पॉइंट पे लें और कहे एग्रीमेंट करो, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ने दूसरी पार्टी के ऊपर कोर्शन एक्सरसाइज की, एग्रीड।
अच्छा ये भाई कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने गुंडा भेजा, गुंडे ने इनको गन पॉइंट पे रख के कहा मेन पार्टी के साथ एग्रीमेंट करो। अब बताइए क्वेश्चन एक्सरसाइज हुई कि नहीं? क्यों भाई? ये इन्होंने पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट ने तो नहीं क्वेश्चन एक्सरसाइज की, थर्ड पार्टी ने तो की, लॉ उसको रिकॉग्नाइज करता है। अच्छा अब सुने, इन्होंने गुंडे से कहा, गुंडों ने इस मेन पार्टी को नहीं, मेन पार्टी के किसी फैमिली मेंबर को किडनैप किया और उनको गन पॉइंट पे रख के इनसे कहा कि तुम दूसरे ताजिर के साथ एग्रीमेंट करो वरना मैं तुम्हारे रिलेटिव्स को गोली मार दूंगा। क्या ये क्वेश्चन है? क्यों? ना तो ये क्वेश्चन पार्टी 1 ने की, ना ये क्वेश्चन पार्टी 2 पे हुई, ये तो एक स्ट्रेंजर ने दूसरे स्ट्रेंजर को क्वेश्चन एक्सरसाइज, लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है? बिल्कुल करता है। जिस तरह आपको याद होगा कंसीडरेशन में हमने पढ़ा था, लाजमी नहीं कंसीडरेशन पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट से मूव हो और लाजमी नहीं पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट को मूव हो। कोई थर्ड पार्टी किसी दूसरी थर्ड पार्टी को भी कंसीडरेशन दे ऑन बिहाफ, तो लॉ को वैलिड कंसीडरेशन मानता है। उसी तरह क्वेश्चन भी लाजमी नहीं कि डायरेक्ट मेन पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे पे एक्सरसाइज करें, थर्ड पार्टी भी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्वेश्चन ही मानी जाएगी। ये क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा तो इफेक्ट क्या होगा? क्वेश्चन वाइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, अगर एग्रीड पार्टी की मर्जी है, चाहे कैंसिल करना चाहे करे, नहीं करना चाहे ना करे। और अगर वो कैंसिल करती है एग्रीड पार्टी, इफ एग्रीड पार्टी रिसेंड्स, रिसेंड्स का मतलब क्या होता है? RESCINDS, कैंसिल करती है, रिजेक्ट करती है। अगर एग्रीड पार्टी इसको रिजेक्ट कर दे तो क्या करे? रीस्टोर बेनिफिट्स, बेनिफिट्स रीस्टोर करने पड़ेंगे। यानी फर्ज कीजिए गन पॉइंट पे इन्होंने इसके साथ गन पॉइंट पे एग्रीमेंट किया कि आप अपनी दुकान मुझे 50 लाख में बेच दें, क्वेश्चन एक्सरसाइज की गई, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दिया। बताइए इन्हें अपनी दुकान के पेपर वापस मिलेंगे कि 50 लाख इनको देना भी पड़ेगा? 50 लाख इनको देना भी पड़ेगा। क्लियर होगी ये बात जी? हाँ, अगर वो चाहे तो इसको रिसेंड करें, चाहे तो ना करें, चाहे तो वो कहे ठीक है सर मैं तो खुद जान छुड़ाना चाह रहा था इस दुकान से, तो ठीक है कोई मसला नहीं। हाँ प्रूफ, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे ये सवाल सही नहीं है, प्रूफ कौन करेगा ये सही सवाल है। ये कैसे करेंगे? वो लॉयर करेंगे, वो लॉयर करेंगे। प्रूफ करना किसको है? फर्ज कीजिए अगर ये कोर्ट में जाके कहते हैं सर ये कोर्शन के जरिए से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मुझे गन पॉइंट में रखा था इन्होंने, लॉ ने इनको भी बुलाया इनको भी बुलाया, अब बताइए किसने साबित करना है? जो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना चाह रहा है वो साबित करेगा कि सर क्वेश्चन एक्सरसाइज हुई थी, इन्होंने साबित करना है क्वेश्चन एक्सरसाइज हुई थी। बर्डन ऑफ प्रूफ इनके ऊपर नहीं है, दूसरी पार्टी के ऊपर। जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रही है वो जस्टिफाई करवाएगी कि सर क्वेश्चन एक्सरसाइज हुई थी। ये बात समझ आई? अच्छा ये क्वेश्चन में और अंडर इन्फ्लुएंस में इसी चीज का फर्क होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ का। तो बर्डन ऑफ प्रूफ खास तौर पे समझे, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है? किस पार्टी ने साबित करना है। इस पार्टी ने नहीं साबित करना कि कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट के साथ हुआ था, इस पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर रही है इसने साबित करना है कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन के जरिए से हुआ था। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है? कोर्ट में जाके किसने साबित करना है अपना। ठीक, कुछ क्लियर हुआ? ये था क्वेश्चन का कंसेप्ट। अब आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस का कंसेप्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? When, जब वन पार्टी हैज क्लोज डोमिनेटिंग रिलेशन, क्लोज डोमिनेटिंग रिलेशन। अच्छा इसमें पहले रिलेशन के ऊपर फोकस कर। इस रिलेशन से मुराद सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। कैसा रिलेशन? जिसमें एक पार्टी दूसरे को डोमिनेट करे। अगर दो पार्टीज के दरमियान में कोई भी ऐसा रिलेशन है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट करे तो वो डोमिनेटिंग रिलेशन। ब्लड रिलेशनशिप होना लाजमी नहीं, हो भी सकता है, होना लाजमी नहीं है। ठीक है, फादर और सन के दरमियान में बताइए डोमिनेटिंग रिलेशनशिप है कि नहीं है? एक पार्टी डोमिनेटिंग है दूसरी पार्टी, ठीक है, इसमें है। लेकिन टीचर और स्टूडेंट, इसमें भी तो डोमिनेटिंग पोजीशन है, टीचर की पोजीशन डोमिनेटिंग है, लेकिन इसमें ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जहन में रखिएगा, यहां पे जब वो कहता है वन पार्टी हैज क्लोज डोमिनेटिंग रिलेशन, इस रिलेशनशिप से ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। इसके अलावा भी पार्टीज एक दूसरे को डोमिनेट कर सकती हैं, एक दूसरे की मर्जी को। एंड और क्या करती है वो पार्टी? एक तो है ना, अब जैसे फर्ज कीजिए मेरी डोमिनेटिंग पोजीशन है इस भाई पे, ठीक है, इनका मोबाइल में जब पसंद आया, मैं चाहे तो क्लास के बाद इन्हें कह सकता हूँ यार मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, हैं इज्जत नहीं करते उस्ताद की। ये हो सकता है मुंह प्यार में कहें ठीक है सर कह रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे कम प्राइस पे बेच दें। अगर मैं इसको यूज करता हूं कि नहीं करता ये मेरी मर्जी है, मेरी विल है।
रिलेशनशिप होना चाहिए और फिर उस रिलेशनशिप को यूज किया गया हो किस लिए, अनफेयर एडवांटेज हासिल करने के लिए, तो उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहेंगे। यानी इन्फ्लुएंस तो रिलेशनशिप में होता है एक दूसरे के साथ, कोई भी रिलेशनशिप हो इन्फ्लुएंस होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि आपने उसे अनफेयर एडवांटेज के लिए यूज किया, अनफेयर एडवांटेज हासिल करने के लिए यूज किया, उसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब हमें केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से यह समझा रहा है किस किस रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है, किस किस रिलेशन में प्रिज्यूम नहीं किया जाता। आज के लेक्चर का केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम हिस्सा, कुछ रिलेशनशिप में लॉ प्रिज्यूम करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, कुछ रिलेशनशिप में लॉ प्रिज्यूम नहीं करता अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा, लफ्ज प्रिज्यूम करने का मतलब क्या होता है, अज्यूम करना, यानी बगैर किसी एविडेंस के अगर किसी बात को मान लिया जाए तो लॉ उसे क्या कहता है, प्रिज्यूम करना। प्रिज्यूम करने का मतलब क्या है, जब हम कोर्ट में जाएंगे ना और दोनों पार्टी चुप रहे तो जज क्या अज्यूम करेगा, जज क्या, ये प्रिज्यूम का मतलब यह है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस जज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, यह है प्रिजम्पशन। लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो पार्टीज आई, उन पार्टीज में ये वाले रिलेशनशिप हुए ना, ये वाले लेफ्ट साइड वाले, तो हम एज्यूम करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस था, एज्यूम करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। और अगर ये वाली पार्टीज आई राइट साइड वाली, तो हम एज्यूम करेंगे नहीं था। फर्क समझ आया? यानी अगर, अच्छा अब इसमें डिफरेंट उसने हमें क्लासिफिकेशन बताई है लेफ्ट साइड, ये क्लासिफिकेशन अहम नहीं, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में शायद पूछ ले, इसलिए आपने इसे क्लासिफिकेशन के साथ हटा लगाना है, लेकिन मैं क्लासिफिकेशन की बजाय एग्जांपल्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। यानी आपने भी समझते हुए रटा तो लगा लेना है कि इस कैटेगरी के अंदर ये एग्जांपल, इस कैटेगरी के अंदर। मुझसे ये नहीं पूछना कि सर ये वाली एग्जांपल इधर क्यों है, ये वाली एग्जांपल उधर क्यों है। मुझसे ये पूछें सर ये इसमें क्यों प्रिजम्पशन है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन क्लासिफिकेशन वो जैसी उसने मैं बुक में दी, हमने उसको फॉलो किया। पहला रिलेशन रियल और अपेरेंट अथॉरिटी में, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज्ड, अनड्यू इन्फ्लुएंस अज्यूम किया जाएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह सकता है ना धमकी, भाई लेट सीटिंग करो काम, वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, ठीक है। पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज, आपको पता है वो जो अक्यूज होते हैं वो तो पुलिस ऑफिसर की हर बात मानने को तैयार होते हैं। आपको पता है कोर्ट में अगर वो रूल भी है, शायद आपने सुना होगा कि पुलिस के सामने अगर आप एक बाले जुर्म कर भी लें और कोर्ट में जाके मुकर, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, ठीक है उसकी, इसीलिए कि लॉ को भी पता है कि पुलिस ऑफिसर जो है ये इसका अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है कि उसके ऊपर, उसकी मार से बचने के लिए वो जो चाहे मान लेते हैं। टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर, इनके दरमियान में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा। फिर है फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जब पार्टीज का आपस में फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो। फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं अटमोस्ट रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप में ट्रस्ट कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है। दुनिया में ऐसे रिलेशनशिप, लॉ की नजर में ऐसे रिलेशनशिप जिनमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए, उसे कहते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप। जैसे पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ठीक है, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोई भी पेरेंट अपने चाइल्ड को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है। गार्डियन एंड माइनर, ये तो पेरेंट एंड चाइल्ड की तरह हो गए ना, फर्क सिर्फ यह है कि वो पेरेंट्स नहीं है, वो फोत हो गए, लॉ ने गार्डियन अपॉइंट कर दिया, लेकिन इसका स्टेटस भी वैसे ही जैसे पेरेंट्स का है। उसी तरह यहाँ पे एडवोकेट, ये मैं ढूंढ रहा था टीचर का, टीचर और स्टूडेंट का नहीं है इधर, नहीं टीचर स्टूडेंट का होना चाहिए, देखिए उसमें लिखा नहीं, पेरेंट एंड चाइल्ड का फौरन मेरे ध्यान में आया, टीचर स्टूडेंट का भी तो साथ होना चाहिए। अच्छा चले वो अभी चेक करके हमें बता देते हैं, फिर हम आगे। टीचर और नहीं है स्टूडेंट, चले मैं चेक करूंगा, मेरे ख्याल में होना चाहिए बहरहाल। चलिए आगे चलते हैं। पेरेंट एंड चाइल्ड समझ आ गया, गार्डियन एंड माइनर समझ आ गया, एडवोकेट एंड क्लाइंट। अब देखिए अगर आप बाज़ औक़ात कोई लीगल केस में खुदा ना खास्ता आपका वास्ता पड़े ना, तो केस के दौरान में सम टाइम ऐसा होता है वकील आपसे कुछ कागजों पे साइन करवा लेता है, उस अर्जेंसी में कुछ आपको समझ नहीं आती, वो लीगल प्रोसीडिंग का हिस्सा होते हैं। अगर उनमें फर्ज कीजिए किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पे जो आपकी इंटेंशन नहीं थी उसके ऊपर साइन करना, ठीक है, लेकिन आपने इन गुड फेथ उसके ऊपर साइन कर दिया, ठीक है, तो बाद में आप कोर्ट में जाके उसको कैंसिल करवा सकते हैं। इसमें भी अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी की एग्जांपल मैंने आपको बताई है पहले कि एक बाप बिलियनियर था, अरबपति, वो मरने लगा, नहीं एग्जांपल बताई वो, नहीं वो माँ वाला नहीं केस। अब फर्ज कीजिए एक अरबपति है, उसका एक बेटा है वो 6 साल का है।
अरबपति को डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तुम 3 महीने के अंदर फारिग हो। अब वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं ये इसे जाया ना कर दें या जो दूसरे लालची रिश्तेदार है वो आके इसे लूट ना ले। अब वो क्या करेगा, वो किसी ईमानदार रिश्तेदार को, अपने दोस्त को ढूंढेगा और उसके साथ एक एग्रीमेंट करेगा कि मैं आर्जी तौर पे 12 साल के लिए, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, ये अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा रोल एज ट्रस्टी है, अमानत के तौर पे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। तुमने मेरी प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है, इसमें से कुछ ना कुछ पैसे खर्चा वगैरह तालीम और तरबियत पे करते रहना मेरे बच्चे की, और जब ये बड़ा हो जाए इसको सारे एसेट्स ट्रांसफर कर देना। अब इसमें जो दोस्त है वो है ट्रस्टी, और जो बच्चा उसे कहते हैं बेनिफिशियरी। अब ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का भी रिलेशनशिप एक तरह से ऐसा ही बन जाता है जैसे बाप बेटे का, ठीक है। तो ये ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी प्रैक्टिकली कुछ, वैसे तो एग्जांपल की हद तक इंडिविजुअल की एग्जांपल मैंने दी, लेकिन प्रैक्टिकली चूंकि इंडिविजुअल आपको पता है उसका भी बंदा सोच सकता है यार कल को इसका रहता बदल जाए, तो कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह होती हैं वो भी ट्रस्टी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, इनमें भी अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा। और फियांसी एंड फियांसी यानी जिनमें एंगेजमेंट हुई है, इनमें भी अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताऊं। हाँ, ये फियांसी एंड फियांसी वाली नहीं पता क्या होता है, गूगल पे सर्च कर लें। जिन दो लोगों की एंगेजमेंट हो जाए उन्हें फियांसी एंड फियांसी कहते हैं, और जिनकी शादी हो जाए हस्बैंड एंड वाइफ। इंटरेस्टिंगली ला ये कहता है फियांसी एंड फियांसी में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा, हस्बैंड एंड वाइफ में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया, दोनों को बराबर का स्टेटस लाने दे दिया, ठीक है। इस एग्जांपल को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि केस स्टडी में हमसे वो ये टेस्ट करता है कि जिसमें हमने ये डिसाइड करना होता है कि इस रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस ला ने प्रिज्यूम किया या नहीं किया। ये डिसीजन केस स्टडी में हमसे करवाया, मैं बिला वजह नहीं एक एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा। केस स्टडी में डिसीजन करवाएगा जिसमें हमने देखना होगा कि ये वाली एग्जांपल प्रिजम्पशन में थी या नहीं थी। फिर फैंसी वाली एग्जांपल, अच्छा चलिए, अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे देंगे तो मैं पूरी केस स्टडी इसके ऊपर करा देता हूँ, ठीक। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। फिर मेंटल कैपेसिटी इज इफेक्टेड, यानी अब हेडिंग के ऊपर हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते। डॉक्टर एंड पेशेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं होता? मरीज मरा और डॉक्टर के ये मेरे पास सिरिंज है, मार्केट में 5000 की मिलती है, लेकिन तब लगाऊंगा जब 2 लाख रुपया मुझे देने का एग्रीमेंट करोगे, वरना मैं सिरिंज नहीं लगा रहा तो मेरे तुम्हारी 1 घंटे में मौत हो जानी। वो बंदा तो मान जाएगा पेशेंट। तो क्या डॉक्टर की कस्टडी में पेशेंट जो एग्रीमेंट करेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा? ला कहता है यस। इसी तरह मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट, यानी डॉक्टर के बजाय कोई नर्स भी हो ना अगर उस वक्त, तो उसका भी एग्रीमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा। फैमिली मेंबर एंड एन इनफीबल्ड ओल्ड मैन, चचा भतीजा, और चचा इतने बूढ़े हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि वो जिस चीज के ऊपर सफे के ऊपर साइन कर रहे हैं इस पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यानी एज की वजह से या किसी बीमारी की वजह से वो इस काबिल नहीं है कि एग्रीमेंट को सही तरीके से पढ़ पाए। भतीजे ने कहा ये मेरा अपॉइंटमेंट का लेटर है, मैं नौकरी पे जा रहा हूं, और ये आपकी सिफारिश कर दीजिए रिकमेंडेशन लेटर है, असल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। चचा ने साइन कर दिए। अब बताइए क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम करेगा ला? बिल्कुल। तो ये वो एग्जांपल है जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है, और ये वो एग्जांपल्स हैं जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम कौन कौन से? हस्बैंड एंड वाइफ। फिर इसके बाद क्रेडिटर डेटर कौन होते हैं? उधार लेने वाला और देने वाला। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मालिक मकान किराएदार। वैसे तो मालिक मकान भी धमकियां लगा सकता है, लेकिन फिर किराएदार आपको पता है बाज़ औक़ात किराएदार भी डाढ़े होते हैं, तो ला कहता है इनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाए। प्रिंसिपल एंड एजेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम क्लियर। अच्छा अब सुनिए, फर्क क्या पड़ता है अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम करने से या ना करने से? बर्डन ऑफ प्रूफ। शाबाश। अगर फर्ज कीजिए इसमें से कोई रिलेशनशिप निकाल, कोई निकाले रिलेशनशिप, भाई की पुरजोर फरमाइश पे, फियांसी एंड फियांसी। अगर ये दोनों, फर्ज कीजिए कि पार्टी ए और बी, इन दोनों की एंगेजमेंट हुई और ए ने बी से कहा, अब आई आपकी केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था सामने आए तो फिर डिस्कस करें। ए और बी की एंगेजमेंट हुई, बी मेल था, बी ने ए से कहा तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास कुछ प्रॉपर्टी है
तो अब देखो मैं अपने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोच रहा हूँ। ऐसा करो, सारे अपने कैश जो है ना 10-15 लाख तुमने सारी उम्र जमा किया हुआ है, और जो तुम्हें ज्वेलरी मिली है घर वालों से वो मुझे दो, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, एग्रीमेंट कर लेता हूँ, और उसके बाद मेरी इन्वेस्टमेंट, और तुम्हें मैं हर साल 1% सिर्फ प्रॉफिट दूंगा, 99% खुद रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा पैसे, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा 2-4 बातें, उन्होंने कहा ठीक है जी, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी ज्वेलरी ले जाओ। अब उसके बाद वो सिर्फ 1% देता रहा, तो किसी ने समझाया एक को कि भाई ये तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी है, अब ठीक है तुमने उस पर एतबार किया, उसको भी तो तुम पे एतबार करना चाहिए, तो ऐसा करो, इसको रेशनलाइज करो, 50-50 करो। ये एग्रीमेंट ठीक नहीं है। अब मिस ए है वो कोर्ट में गए और उन्होंने इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए कहा, और कोर्ट वालों से कहा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ था। केस समझ आ गया? पहला डिसीजन हमने क्या करना है केस में, कि ये रिलेशन कौन सा है, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा। किया जाएगा तो इसका मतलब है जज क्या कहेगा? जज कहेगा इस एग्रीमेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस था, और बी को कहेगा आप अगर इस अजम्पशन को गलत साबित कर सकते हैं तो कर दे, वरना मैं फैसला करने लगा हूं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। यानी प्रिजम्पशन का मतलब यह होता है कि अगर कुछ भी साबित ना किया जाए तो जज एज्यूम करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। लेकिन याद रखें ये प्रिजम्पशन है, ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं है, यानी इसको गलत साबित किया जा सकता है। अब अगर बी ये साबित कर दे, अब बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ किसके, जरा गौर से सुनिएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर नहीं है कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस साबित करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ बी के ऊपर है कि उसने साबित करना है अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। ठीक है, अब सारे फैक्ट सेम रखें, रिलेशनशिप चेंज करके हस्बैंड एंड वाइफ पे आ जाते हैं। अगर यही हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में सारे फैक्ट्स होते हैं, वाइफ कोर्ट के पास गए, अब बताइए जज सबसे पहला डिसीजन क्या करता, पहले क्या देखता कि प्रिजम्पशन है कि नहीं है? प्रिजम्पशन नहीं है। अब की बार मुझे बताइए जज क्या कहता है? 2 स्टेटमेंट दे रहा हूं, सुन के जवाब दीजिएगा। पहली स्टेटमेंट, क्या जज ये कहेगा वाइफ से कि साबित करो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, या जज हस्बैंड से पूछेगा साबित करो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है? पहले वाली। ये है बर्डन ऑफ प्रूफ, और ये प्रिजम्पशन पे डिपेंड करता है। अगर लॉ प्रिज्यूम करे अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो लॉ एग्रीव्ड पार्टी से नहीं कहेगा कि तुम साबित करो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, दूसरी पार्टी से कहेगा कि तुम साबित करो अनड्यू इन्फ्लुएंस। और अगर दोनों पार्टीज के दरमियान में अनड्यू इन्फ्लुएंस वाली सिचुएशन नहीं है, प्रिजम्पशन नहीं है, तो फिर जो पार्टी आके कहेगी सर मेरे पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है, लॉ से क्या कहेगा? प्रूफ करो। फिर से सुन लीजिए, जब भी 2 पार्टीज, मैं जज जो फर्ज कीजिए 2 पार्टीज मेरे पास आए और एक ने कहा सर ये एग्रीमेंट हुआ है, इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ था, इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना चाहता हूं, बराए मेहरबानी ऑर्डर दीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड किया जाता है। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे ऑर्डर देने के लिए सबूत की जरूरत है, भाई सबूत के बगैर तो ऑर्डर नहीं दूंगा। मैंने डिसीजन अब ये करना है कि मैं सबूत ए पार्टी से मांगू कि बी से, यानी मैं ये सबूत मांगू कि साबित करो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, या ये सबूत मांगू साबित करो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। डिपेंड करता है रिलेशनशिप। अगर मेरे पास इनमें से कोई भी रिलेशनशिप आता है तो मैं क्या कहूंगा? मैं दूसरी पार्टी से कहूंगा साबित करो अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि मेरी बेसिक प्रिजम्पशन क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। मैं दूसरी पार्टी से कहूंगा इसको गलत साबित कर सकते हो तो कर दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर देने लगा हूं। और अगर इनमें से कोई रिलेशनशिप आता है, मैं कहूंगा अच्छा अनड्यू इन्फ्लुएंस किया इसने, वो पार्टी का किया, मैं कहूं साबित करो। यानी इनमें से कोई रिलेशनशिप आता है और कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो उसकी बात पे यकीन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे कहा जाएगा साबित करो अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था। इनमें से कोई रिलेशनशिप आता है और आगे कहता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था, तो फिर एज्यूम करेंगे हम कि वो सच कह रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ था। हम दूसरी पार्टी को मौका देंगे, भाई गलत साबित कर सकते हो तो कर दो, नहीं हुआ। क्लियर हो गया ये प्रिजम्पशन का मतलब। और इस याद रखिए, केस स्टडी में फिर बता रहा हूं, आपने ये डिसीजन करना होगा कि जो रिलेशनशिप जिसका क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा है वो किस कैटेगरी में है, प्रिजम्पशन वाली है कि नॉट प्रिजम्पशन वाली कैटेगरी में। ठीक है, ये आपने रिलेशनशिप ध्यान में रखना है। चलिए, इसके अलावा फिर मैं वही बात, टीचर और स्टूडेंट वाला अनड्यू इन्फ्लुएंस, मैंने एक किताब में पढ़ा, आई कैप ने किताब में पढ़ा कि है, एग्जिस्ट करता है। सिर्फ ये देखना आई कैप ने बुक में लिखा है कि नहीं लिखा, कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक टीचर और स्टूडेंट में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है।
ठीक है जी। अच्छा, वो वही क्वेश्चन, इसको रियल और अपेरेंट अथॉरिटी क्यों कहा गया है? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, वैसे लेकिन अगर थोड़ा सा सोचें, बज़ाहिर अथॉरिटी होती है ना, एम्प्लॉयर की अथॉरिटी होती है, ठीक है, बज़ाहिर अपेरेंट होता है, बज़ाहिर अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता। बस ये आपने ये रिलेशनशिप याद कर, लेकिन हेडिंग के साथ। हेड मैंने पहले बता दिया था कंसेप्ट, यानी अक्सर लॉ में जिस जगह ऐसा क्लासिफिकेशन होती है ना, मुझे खुद मसला होता है, मेरे ख्याल में ये पॉइंट इधर आना चाहिए, इधर के बजाय इधर आना चाहिए, लेकिन आपको पता है लॉ हमारी कॉमन सेंस के मुताबिक नहीं चलता। जो चीजें समझ आ जाए हमें अच्छी बात है, जो ना समझ आए रटा लगा के हमने आगे निकलना है। रिलेशन समझ आगे कि नहीं? और सबसे अहम चीज, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम करने वाला रिलेशनशिप है, बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी पे, और अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता तो जो पहली पार्टी जो कह रही है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ये केस में डिसाइड कर लेंगे। आगे चलते हैं। इफेक्ट क्या होगा? वॉइडेबल होगा, जैसे पहले था, एट द ऑप्शन ऑफ। फर्क सिर्फ यह है कि कोर्शन में हमेशा जो कहता था पार्टी कि कोर्शन है, उसने साबित करना होता था। कोर्शन में लॉ प्रिज्यूम नहीं करता। कोर्शन में जो भी लॉ के पास आता है, लॉ से कहता है साबित करो। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कुछ केसेस में लॉ कहता है साबित करो, कुछ केसेस में कहता है साबित ना करो, हम प्रिज्यूम करते हैं। कोर्शन में और अनड्यू इन्फ्लुएंस में यह फर्क है, इस वजह से दोनों कंसेप्ट को अलग किया गया। और इफेक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ। हाँ, कोर्ट ये कहता है कुछ केसेस होते हैं, अब कुछ खास केसेस को सामने रख के उन्होंने अगली बात भी की। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर्ट में सेट असाइड मींस कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली, पूरे का पूरा, आर कंडीशनली, पार्शली। जैसे फर्ज कीजिए कि गांव का चौधरी है और एक बेवा है, उसकी कोई जमीन है। गांव का चौधरी उस जमीन को हथियाना चाहता है, वो जाके बेवा को गलत बयानी करके और अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके वगैरह वगैरह एग्रीमेंट कर लेता है प्रॉपर्टी का, और कहता है कि जी आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, गुजर बसर कैसे होगी, कोई आपका जरिया आमदन नहीं है, आपने थोड़ी हल चलाना है, बच्चे छोटे हैं, ये जमीन मुझे बेच दें। कम पैसों में जमीन खरीद ली। अब बाकी उस बेवा का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उसने महीना 2 महीने उन पैसों से, फर्ज कीजिए 10 लाख में जमीन, 50 लाख वाली जमीन 10 लाख में बेच दी, महीना 2 महीने गुजारा किया और तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब किसी ने उन्हें बताया कि जी ये तो आपकी प्रॉपर्टी कम कीमत पे आपने बेच दी है, और अगर आप चाहें तो कोर्ट में जाके इस एग्रीमेंट को कैंसिल करवा सकते हैं, ये आपकी जमीन आपको वापस मिल जाएगी। बेवा कोर्ट में जाके अपील करती है। अब बताइए, साबित हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस था, कोर्ट ने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए। अब बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फुली कैंसिल होगा? अगर कंप्लीटली कैंसिल होगा, बेवा को 10 लाख रुपए दे, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होगी ना, उधर से प्रॉपर्टी मिलेगी, इधर से 10 लाख रुपए जाए, मेरे पास तो सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट यहां पे फिर क्या ऑर्डर करेगा? कोर्ट कंडीशनली ऑर्डर करेगा। कोर्ट कहेगा अच्छा जितनी 2 लाख आपने अमाउंट खर्च किया ना, इसके बराबर प्रॉपर्टी उन्हीं के पास रहने दे, चौधरी साहब के पास, बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो आपको वापस होगी और बाकी की अमाउंट आप दें इनको। ये है कंडीशनली का मतलब। तो कुछ केसेस में अगर पार्टी अफोर्ड कर सकती हो, इस पोजीशन में हो कि बेनिफिट्स को रिस्टोर कर सकती हैं, लॉ एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर देगा। लेकिन अगर पार्टीज बेनिफिट नहीं कर सकती, फिर कंडीशनली जो भी लॉ मुनासिब समझेगा। ये क्लियर हो गया जी? हाँ, डोमिनेटिंग, हाँ जो मैंने एग्जांपल दी इसमें डोमिनेटिंग रिलेशनशिप है ही नहीं, तो जज ने फिर कैसे ऑर्डर दिया होगा? उस बेवा ने प्रूव किया होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये कंसेप्ट ये नहीं है कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा तो कभी अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं। आई कैप ने क्वेश्चन पूछा एक बैंकर ने लोन दिया एक अकाउंट होल्डर को वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जो बारोवर था उसने कोर्ट से रुजू किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, मुझ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया है। क्या लॉ प्रिज्यूम करेगा? क्यों प्रिज्यूम नहीं करेगा? लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि पॉज कीजिएगा जरा जी, तो इसमें लॉ अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं करेगा क्योंकि वो डेटर क्रेडिटर में प्रिजम्पशन नहीं है। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि कभी इस रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता? हो सकता है लेकिन प्रूव करना पड़ेगा। तो मैंने जो गांव के चौधरी साहब और बेवा की एग्जांपल दी, इनमें भी अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं होता, लेकिन अगर बेवा साबित कर दे तो लॉ बिल्कुल डिसीजन करेगा इसके ऊपर।
ठीक है, उन्हें साबित करना पड़ेगा। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम होता, फायदा ये होता उन्हें साबित ना करना पड़ता, अब साबित करना पड़ेगा। जी जी बेवा कोर्ट में जाएगी, जज साहब किसको कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस साबित करो? बेवा को कहेंगे, क्योंकि इसमें प्रिजम्पशन नहीं है। ठीक है, इसमें प्रिजम्पशन नहीं है, वरना अगर प्रिजम्पशन होती तो फिर वो चौधरी साहब को कहते साबित करो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। हाँ चलिए, इनका क्वेश्चन ये है कि ये जो चौधरी साहब और बेवा वाली एग्जांपल है, ये रिलेशनशिप तो इस लिस्ट में कहीं पे भी नहीं है। तो देखें, इस लिस्ट को आपने फोकस करें ज्यादा। जो एग्जांपल आपकी इस लिस्ट में, ये लिस्ट है जो लाने दी हमें कि इसमें प्रिजम्पशन है, इसके अलावा जितने भी रिलेशनशिप है ना उनमें प्रिजम्पशन नहीं है। ये एग्जांपल तो आपको चूंकि एग्जाम में बार बार टेस्ट करता है ना, इसलिए दे दी, वरना मुझे असल में समझाना क्या चाहिए था कि मैं आपको सिर्फ ये रिलेशनशिप बताता और कहता कि इनके अलावा इनमें प्रिजम्पशन है एंड इनके अलावा बाकी किसी भी रिलेशनशिप में प्रिजम्पशन नहीं है। ठीक है, ये लिस्ट अहम है, ये तो सिर्फ इसलिए आपको पॉइंट बताएं, एग्जाम में वो टेस्ट करता है। बस अब डिफरेंस करते हैं कोएर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का। दोनों का डिफरेंस क्या है? अगर आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं, लहदा पता है, तो डिफरेंस बेसिकली उन्हीं की क्विक समरी है। सबसे पहला रिलेशनशिप, क्वेश्चन में बताइए रिलेशनशिप होता है? लाजमी नहीं, डिपेंड करता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में जरूरी है, पार्टीज रिलेटेड होगी। क्लियर? कंसेंट ऑब्टेन बाय, क्वेश्चन में थ्रेट दिया जाता है, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में किसी दूसरे की विल को डोमिनेट किया जाता है तरीके से लिखे के साथ। ठीक है, इसमें धमकी नहीं दी जाती, जबकि क्वेश्चन में धमकी दी जाती कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की। नेचर ऑफ प्रेशर, फिजिकल, और यहां पे ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाले सारे सीन इधर आ जाते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में। बाय होम, स्ट्रेंजर टू दी कॉन्टैक्ट भी कर सकता है क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया आपको, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में सिर्फ पार्टी टू दी कॉन्टैक्ट दूसरे को कह सकते हैं। बेटा ही बाप को कह सकता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, अगर आपने प्रॉपर्टी वो माल वाली दुकान मेरे नाम पे ट्रांसफर ना की तो। कोई दूसरा बंदा कहेगा जी मैं घर के छोड़ के जा रहा हूं, ट्रांसफर करते करेगा? तो कहेगा जाओ भाई निकलो। ठीक है, तो ये नॉर्मली पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर नहीं करता। क्वेश्चन स्ट्रेंजर भी एक्सरसाइज करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, या जिसे ऑनर्स ऑफ प्रूफ भी कहते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? क्वेश्चन में बर्डन किसने साबित करना? जो पार्टी साइन कर रही है। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में कुछ केसेस में लॉ अज्यूम कर लेगा। ठीक है, यानी जो साइनिंग टू दी कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ केसेस में इसे प्रूव करना पड़ेगा, कुछ में प्रूव। क्वेश्चन में जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसीव कर रही है उसे हमेशा प्रूव करना पड़ेगा, क्वेश्चन एक्सरसाइज हुई थी। अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो पार्टी रिसीव कर रही है, कुछ केसेस में इसे प्रूव करना पड़ेगा, कुछ में प्रूव नहीं करना पड़ेगा, लॉ अज्यूम कर लेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी, क्वेश्चन में कोई ना कोई क्रिमिनल एक्ट होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती। मोरल प्रेशर जो है वो एक्सरसाइज किया जाता है। रीजन को याद कर, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें कह रहा है कि कंपेल पर्सन टू एंटर इनटू, क्वेश्चन की रीजन ये होती है कि जोर जबरदस्ती करके मजबूर करना के कॉन्ट्रैक्ट करे, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करना। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, क्वेश्चन में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होगी और अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी होगी, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है ना हो। याद है ये? ठीक है, हाँ, कुछ केसेस में एब्सोल्यूट होगी, कुछ में पार्शियल। जी, कुछ बात समझ आई क्वेश्चन में अनड्यू इन्फ्लुएंस में। चलिए ऐसा करते हैं, पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें इवैल्यूएट कर ले आई कैप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के काबिल हुए कि नहीं। जी पॉज कीजिएगा। जी, आज के लेक्चर से रिलेटेड आई कैप की बुक के कुछ क्वेश्चन और कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। लेक्चर 11 नहीं है, चलिए 13 है, कोई बात नहीं। 13 नीचे चैप्टर 4 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 2 3 है। बस इसी टेंशन के साथ केस स्टडी को भी पढ़ना है आपको। क्वेश्चन 1, आजम हैज 1 ऑल्टो एंड 1 कोरे। He wants to sell Kore. Babar does not know that Azam has 2 cars. Babar offers to buy Azam's Alto for ₹400,000. Azam accepts the offer thinking it to be an offer for his Kore. Is this valid contract? Valid contract नहीं। क्यों valid? Reason भी बतानी। हाँ,
पार्टीज सेम थिंग सेम सेंस पे एग्री नहीं कर, यानी कंसेंट नहीं है, ये कंसेंट नहीं है, ठीक है, फ्री कंसेंट नहीं बल्कि कंसेंट वाला पॉइंट। चलिए ये क्लियर, कोई जी हाँ जी बिल्कुल, आजम के पास आल्टो और एक कोरे है, वो कोरे सेल करना, बाबर को नहीं पता कि आजम के पास 2 गाड़ियां नहीं ऑफर की है। हाँ उसको पता ही आजम को, जो बाबर को पता ही नहीं कि आजम के पास 2 गाड़ियां हैं, बाबर के ख्याल में 1 गाड़ी है और वो उसी का रेट लगा रहा है। हाँ वो ये बता रहा है कि ये उसने बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि बाबर आल्टो खरीदना चाह रहा है, उसने ये नहीं कहा कि बाबर ने आजम से कहा कि अपनी आल्टो मुझे 4 लाख में बेच, ये नहीं कहा, बल्कि उसने बाबर का पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि बाबर ने जो रेट लगाया है ये आल्टो के लिए लगाया। नेक्स्ट, a widow was threatened to adopt a boy, otherwise her husband's dead body would not be allowed to be removed for cremation. cremation होता है चिता को अग्नि देना, अंतिम संस्कार, शाबाश, अंतिम संस्कार। ये असल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बना, पाकिस्तान बनने से भी पहले, जब ये सारे इकट्ठे, तो उसमें बहुत सी एग्जांपल ऐसे हैं जो इंडिया की, हाँ जी पुरानी है। बहरहाल चले फैक्ट्स के ऊपर रहते हैं। विडो अडॉप्टेड द बॉय, उन्होंने कहा ठीक है भाई उसकी आत्मा को शांति देने के लिए जरूरी है अंतिम संस्कार हो। विडो ने कहा ठीक है मैं चाइल्ड बॉय को एक्सेप्ट कर लेता हूं कि इसकी तरबियत करूंगी, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया इसको। बट लेटर अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन ऑफ अडॉप्शन, इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? क्यों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है, हाँ जी। अच्छा अब इसमें ये चूंकि पाकिस्तान का केस नहीं है, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक ये चीता को अगर अग्नि ना देने की धमकी दी जाए ये क्राइम है कि नहीं, इसीलिए फर्दर हम कोर्शन के अंडर इस पे कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये हमें कंफर्म हो गया फ्री कंसेंट नहीं है और इसको वॉइड बिल्कुल करें। ब्रीफली डिस्कस वेदर फॉलोइंग एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व कोर्शन, बताना है कोर्शन है कि नहीं एग्रीमेंट्स में। आजम बीट्स बाबर एंड कंपेल्स हिम टू सेल हिज बाइक फॉर बिटवीन, बीट्स का मतलब कोर्शन है, जाहिर है किसी को मारना जो है वो कानूनन जुर्म है, बिल्कुल करेक्ट। बी द गवर्नमेंट थ्रेटन्स टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ आजम टू रिकवर द फाइन ड्यू फ्रॉम बाबर द सन ऑफ आजम, आजम पेड द फाइन। अच्छा गवर्नमेंट जो भी थ्रेट कर दे वो कोर्शन नहीं हो सकता क्या? क्या हम गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट क्या प्रेशराइज नहीं कर सकती, धमकी नहीं दे सकती? बिल्कुल गवर्नमेंट में धमकी दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट अब देखिए असल में जिस बंदे से पैसे लेने थे ना उसी बंदे की प्रॉपर्टी बेचने का या कब्जे में लेने की धमकी तो वो समझ में आती है कि अगर आप घर का बिल ना दे, बाज़ औक़ात प्रॉपर्टी एरियाज वगैरह वो ड्यू में रिकवर करवा सकते हैं, लेकिन ड्यूज किसी और के हैं, धमकी किसी और उसके अजीज को दी जा रही है, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें भी कोर्शन एक्सरसाइज हुई है, गवर्नमेंट थ्रेटन कर रही है एक इररेलेवेंट पर्सन को, आजम को, कि वो बदर फाइन ड्यू फ्रॉम बाबर वो पे करे, इसमें क्वेश्चन है। अमीर ऑन बोर्ड ऑन इंग्लिश, अच्छा ये कंसेप्ट है कि फर्ज कीजिए दो पाकिस्तानी गए चाइना से वापस आ रहे हैं और अभी जो जहाज है ना वो है समंदर में चाइना के करीब, वहां पे पाकिस्तान का कानून नहीं लगता। अब अगर वहां पे उस पॉइंट पे जो जहाज है उसमें दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट होता है और उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया था, दोनों कराची के साहिल पे पहुंचते हैं और कराची में आके इसके खिलाफ केस फाइल करते हैं। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की हदूद में एक्सरसाइज किया था कि पाकिस्तान से बाहर? इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर केस पाकिस्तान की अदालत में फाइल किया है आपने तो अदालत सिर्फ ये देखेगी अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ था कि नहीं हुआ था, किस जगह पे हुआ था, ये इररेलेवेंट है, ये इररेलेवेंट है। यहां पे वही कंसेप्ट उसने बता रहा है, अमीर ऑन बोर्ड एंड इंग्लिश शिप causes Fakir to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the Pakistan Penal Code. Amir afterwards sues Fakir for breach of contract at Karachi, यानी जो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है क्रिमिनल एक्ट के जरिए से वो यूके के, वो इंग्लिश शिप पे हुआ है, यानी यूके के आसपास कहीं हुआ है, लेकिन केस लगा कराची में, तो वैलिड क्वेश्चन एक्सरसाइज हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल, लॉ इसको एक्नॉलेज करेगा कि क्वेश्चन एक्सरसाइज हुई। उसका पाकिस्तान में होना जरूरी नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी अगर क्वेश्चन एक्सरसाइज हुई लॉ इसको रिकॉग्नाइज करेगा। क्वेश्चन में ये समझाना चाह रहा है
अगर जिस तरह एक कंसेप्ट ये है कि क्वेश्चन मेन पार्टी अप्लाई करे लाजमी नहीं है, स्ट्रेंजर भी कर सकता है, उसी तरह एक कंसेप्ट ये है क्वेश्चन लाजमी नहीं पाकिस्तान की हदूद में एक्सरसाइज हुई हो। अगर पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में भी क्वेश्चन एक्सरसाइज की गई है लेकिन केस आपने पाकिस्तान में फाइल किया है तो ला उसको भी क्वेश्चन मानेगा कि एक्सरसाइज हुई है। नहीं, केस का पाकिस्तान में लगना जरूरी है। अमीर और फकीर पाकिस्तानी है या नहीं है ये जरूरी नहीं है, केस का पाकिस्तानी कोर्ट में लगना जरूरी है। डी, Amir threatens to kill Salma, Basit's daughter, if Basit refuses to sell his house to him. Basit agrees to sell his house. क्वेश्चन एक्सरसाइज होगा। अच्छा मुझे बताइए अगर बाद में बासित कोर्ट जाता है इसको सेटिस्फाइड करने के लिए, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, अमीर के ऊपर के बासित के ऊपर? बासित के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ करना पड़ता है। ई, आसिफ थ्रेटन्स टू किल बाबर इफ बाबर रिफ्यूजेस टू सेल हिज हाउस टू सलमान, बाबर एग्रीज टू सेल हिज हाउस। अच्छा डी और ई में फर्क क्या भला? एक अमीर ने, डी वाले में अमीर ने कहा था कि मुझे बेचो, हाँ जी, और एक में स्ट्रेंजर है और एक में मेन पार्टी है, ये फर्क है डी और ई में, वरना फैक्ट्स तकरीबन एक जैसे हैं, दोनों में क्वेश्चन एक्सरसाइज हुई। जी बिल्कुल ठीक है, कोई मौका हाथ से जाने ना दीजिए, मैं ना नाम ही चेंज कर देना। क्वेश्चन 4, Azam threatens to kill Babar if he does not sell his BMW for rupees 1 million to Azam. Babar contracted to sell his BMW to Azam and receives the payment. Under the provisions of Contract Act 1872, comment on the validity of the above contract. Contract valid है, contract है voidable at the option of aggrieved बाबर, शाबाश, contract voidable at the option of बाबर। अच्छा रीजन क्या है, रीजन बताइए। कंसेंट फ्री नहीं है, क्यों? caused by coercion, कास्ट बाय क्वेश्चन। तो बताइए क्या बाबर रिसेंड कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को? कर सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? बेनिफिट्स रिस्टोर करना पड़ेगा। अच्छा बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, आजम के ऊपर, बाबर? बाबर के ऊपर होगा बड़ा, शाबाश। नेक्स्ट, जमाल थ्रेटन्ड राफिया टू मर्डर हर सन आतिफ इफ शी डिड नॉट सेल हर हाउस टू मुजाहिद। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज कर रहा है वो भी थर्ड पार्टी है और जिस पे एक्सरसाइज हो रही है वो भी थर्ड पार्टी, तो क्या ये वैलिड क्वेश्चन होती है? बिल्कुल। राफिया डिड एज शी वाज टोल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड है क्या? ये वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ राफिया। क्यों? रीजन बताइए। नहीं, तरतीब से पहले बताना फ्री कंसेंट नहीं है, फिर बताना किस रीजन की वजह से, क्वेश्चन की वजह से। अच्छा अब बताइए इस केस में अगर राफिया जाती है कोर्ट में तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? राफिया, शाबाश। Question 6. A, Azam having advanced money to his son Babar during his minority. Upon Babar's coming of age, obtains by misuse of parental influence a bond from Babar for a greater amount than the sum due in respect of the advances. कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि एक बाप था, उसने अपने बच्चे की माइनर की परवरिश की, जब एज ऑफ मेजोरिटी को उसने अचीव कर लिया तो उसने कहा जी जितने भी परवरिश में मेरे पैसे लगे हैं वो पैसे अदा करो, और जितने अमाउंट ड्यू थी उससे ज्यादा। अच्छा पहले बताइए, पहले क्या बाप क्लेम कर सकता है अपने बच्चे से? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? लेकिन अगर वो दोनों एग्री हैं पे करने के लिए, बाप रिसीव करने के लिए एग्री है, बेटा पे करने के लिए एग्री है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अखलाकी नुक्ता नजर से, सोशल नुक्ता नजर से आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन लीगली कोई इशू नहीं है। इशू किस चीज का है? हाँ, बाय मिस यूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस। इस अल्फाज से मैं पता चला अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है और एक बॉन्ड ग्रेटर अमाउंट का साइन करा। अब बताइए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड नहीं है। वॉइडेबल क्यों? अनड्यू, फ्री कंसेंट नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ आजम। अच्छा दोनों कोर्ट में जाते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? अब ये यहां पे आप कंफ्यूज हो गए। क्या फादर एंड सन में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है? तो जब फादर सन दोनों जाएंगे, सन कह रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो लॉ प्रिज्यूम करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? फादर के ऊपर, के साबित करे क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। नेक्स्ट, अमीर ए मैन इनफीबल्ड बाय डिजीज और एज। एक बूढ़ा आदमी है जो कि एज की वजह से और बीमारी की वजह से बहुत बुरा हाल है उसका, is induced by us influence over him as his medical attendant to agree to pay Asif an unreserved sum for his professional services. Undue influence exercise, undue influence presume किया जाता है? बिल्कुल। तो हम कहेंगे ये एग्रीमेंट है voidable at the option of Amir because consent was not free, it was due to
अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर क्वेश्चन में बर्डन ऑफ प्रूफ भी पूछे, आसिफ के ऊपर है कि एक्सेस बताना है अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। Briefly discuss whether following agreements are caused by undue influence. Well, Asif agent agreed to sell stock of Sajid, the principal, at the rate of 2% commission. Later, Asif demanded 5% commission, being the market rate, and on account that his consent was obtained by undue influence. प्रिंसिपल और एजेंट में एक टर्म्स एंड कंडीशन तय पाई। एजेंट ने बाद में कहा नहीं जी मुझे तो 5% मिलना चाहिए, इसने 2% अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके मेरे से करवाया। बताइए प्रिंसिपल और एजेंट में प्रिज्यूम किया जाता है? इसका मतलब क्या हुआ? बर्डन ऑफ प्रूफ। हाँ, अगर एजेंट प्रूफ कर देता है अनड्यू इन्फ्लुएंस था तो फिर इस एग्रीमेंट को नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा, रिसेंड कर दिया जाएगा, वरना नहीं। इस सिचुएशन में लॉ प्रिज्यूम नहीं करता। बी, अदील अप्लाइज टू ए बैंकर फॉर ए लोन एट ए टाइम व्हेन देयर इज स्टिंजेंसी इन द मनी मार्केट। जब हालात खराब है उस वक्त लोन के लिए अप्लाई किया। द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एन अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंकर ने कहा हम आपको लोन नहीं देंगे अनलेस कि आप एक हाई 15 की बजाय 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एग्री करें। अदील एक्सेप्ट्स द लोन ऑन दीज टर्म्स। अदील ने उस वक्त एग्री कर लिया, बाद में कोर्ट चला गया कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे। सबसे पहले बताइए नेचर ऑफ रिलेशनशिप में अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्वेश्चन में कहीं पे उसने बताया अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि नहीं? नहीं बताया ना। नेचर ऑफ रिलेशनशिप अगर बताया होता, जैसे उसने पेरेंटल इन्फ्लुएंस वाले में बताया था, तो हमें पता चल जाता। यहां पे नहीं बताया। हम क्या कहेंगे कि डेटर और क्रेडिटर में अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाता। अगर अदील इस कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट को रिसेंड करना चाहता है, कर सकता है? हाँ कर सकता है, प्रूव करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि कर ही नहीं सकता, कर सकता है, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया था। हाँ एग्रीमेंट हो गया बिल्कुल, लेकिन वो यही कह रहे हैं ना, मैंने मजबूरी में एग्रीमेंट किया था। सी कन्वर ए मनी लेंडर एडवांस मनी टू साजिद एन एग्रीकल्चरिस्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस made him to exercise a bond, execute a bond double amount with high interest rate. इसमें चूंकि क्वेश्चन में उसने क्लियरली कह दिया मैं एंड, तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि ये एग्रीमेंट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ साजिद है। क्यों? अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया गया था। अब इसमें यह बताने की जरूरत नहीं है प्रूव करना, क्योंकि क्वेश्चन में उसने खुद से बता दिया, तो इसका मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रूव हो गया। जब क्वेश्चन में खुद से बता दिया अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है, तो फिर प्रूव करने की जरूरत है? फिर पता चल गया प्रूव हो गया। ये तो वही वो जमील थ्रेटन्ड राफिया टू मर्डर हसन इफ शी डिड, ये तो हो गया हुआ ना। ये क्वेश्चन चलिए ये आप घर से कर लाइएगा, ठीक है। ये वो भाई का फेवरेट जो पीछे बैठे हुए थे भाई, हाँ जी आपका, ठीक है। हाँ जी गजल, ये केस आपने पढ़ना, ये पास्ट पेपर का केस है और अच्छा केस है, इसमें कंसेप्ट उसने अच्छा डिस्कस किया। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।